हेलो एंड वेलकम बैक डियर फैल्कॉनर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फैल्कन नर्सिंग क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रिगार्डिंग द फार्माकोडायनेमिक्स। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए, जैसे फार्माकोडायनेमिक्स में हमने बोला कि जो फार्माकोडायनेमिक्स होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। लाइकवाइज जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है दैट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज द फार्माकॉन दैट मीन्स द ड्रग and kinesis means the movement. So we can say कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है that means the movement of the drug in the body। देखिए, जब भी एक ड्रग जो है वो मूव करेगा विद इन आवर द बॉडी, तो उससे क्या होगा, जो बॉडी है that will bring some sort of change in the drug, right? So जो भी बॉडी चेंजेस लाती है in the drug that is called the pharmacokinetic. So we can say कि the changes that body does to the drug is called as फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या देखते हैं कि जब भी हम कोई ड्रग जो है एडमिनिस्टर करते हैं, बॉडी में जो हमारी बॉडी होती है वो कौन सी चेंजेस लाएगी इन द ड्रग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द फार्माकोकाइनेटिक्स। और वी कैन से कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसमें हम क्या देखते हैं, वी सी व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग। So pharmacokinetics is what the body does to the drug. Now देखिए, जब भी हम कोई भी ड्रग देते हैं थ्रू एनी रूट, तो उसमें कुछ चेंजेस आती है बॉडी में, ठीक है। सो दोज इवेंट्स ऑफ द चेंजेस जो होते हैं दैट इज कम्स अंडर द फार्माकोकाइनेटिक्स। एज ऑफ इंस्टेंस हम कोई ड्रग देते हैं थ्रू ऑरल रूट, ठीक। नाउ ऑरल रूट में देने के बाद क्या होता है, ये जो ड्रग है ये पहुंच जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइनस। तो वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है एक ड्रग की, राइट। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये जो ड्रग होता है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है और वी कैन से कि ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ड्रग के साथ ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। दैट मीन्स कि ये जो ड्रग है, ड्रग वेंट्स इनटू द एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस, ठीक है। एज ऑफ इंस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे, दिस इज द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट। ये जो हम लेंगे दिस इज द इंट्रावास्कुलर स्पेस और वी कैन से ये ब्लड है। ब्लड में जो है ड्रग चला गया। आफ्टर दैट क्या होता है, ये जो पेरिफेरल टिश्यूज है, ठीक है, इनमें जाके ये ड्रग जो है एंटर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से जब हम ओरल रूट के थ्रू देंगे तो एब्जॉर्ब हो जाता है। सेकंड थिंग क्या होता है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन किस में होती है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिवर होगा एज ऑफ इंस्टेंस, या मसल्स होंगे, या एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें जाके ये जो ड्रग है ये जाके वहां पे एंटर हो जाता है, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दैट मीन्स देखिए, कोई ड्रग है, ड्रग बाइंड हो गया विद इट्स टारगेट, ठीक। उसके बाद जो ड्रग ने क्या किया, इफेक्ट शो किया। बट इन द प्रीवियस वीडियो हमने कहा कि जो ये ड्रग और टारगेट की बाइंडिंग होती है मोस्टली ये क्या होती है, दिस इज रिवर्सिबल। तो जाहिर सी बात है, जब ये ड्रग टारगेट के साथ अटैच होकर इफेक्ट इसने शो किया तो इसको क्या होगा, ये अनबाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रग जो अनबाइंड होता है, अनबाइंड होने के बाद ये फिर से कहाँ चला जाता है, इन द ब्लड सर्कुलेशन। अब कुछ ड्रग्स में क्या होता है कि जब ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं वहां से जाके फिर से एंटर हो जाते हैं किसमें, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि जब एक ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं वो जाके अपने टारगेट के साथ बाइंड हो जाता है और इफेक्ट शो करता है। आफ्टर शोइंग द इफेक्ट क्या होता है, ये जो ड्रग होता है ये अनबाइंड हो जाता है। अनबाइंड होने के बाद
ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद ये जो है एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में फिर से चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रग रिडिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इंपॉर्टेंट कैसे है, जो भी ड्रग्स मोर लिपिड सॉल्युबल होते हैं उनमें ये रिडिस्ट्रीब्यूशन पाई जाती है। प्लस अगर किसी ड्रग का रिडिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा वो सजेस्ट करता है दिस इज वेरी शॉर्ट एक्टिंग। फेमस एग्जाम्पल कौन सी है, जैसे हम सक्सिनाइल कोलिन देते हैं ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया, ये क्या है, दिस इज ड्रग रिडिस्ट्रीब्यूशन ये शो करता है सक्सिनाइल कोलिन। इसमें क्या होता है, एक तो ये लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा होता है, प्लस इस वजह से ये जो ड्रग है ये वेरी शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। और वी कैन से कि जो ड्रग्स वेरी शॉर्ट एक्टिंग होते हैं वो शो करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब पहला स्टेप जो आ गया इसका, दैट इज द एब्जॉर्प्शन, सेकंड इज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी के साथ जो सब स्टेप आता है दैट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड थिंग क्या होता है कि अब अगर जो ड्रग है ये टारगेट के साथ बाइंड होके जो इसने इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, नाउ मेटाबॉलिज्म मीन्स कि ये जो ड्रग है, ड्रग ब्रेक डाउन हो जाता है। कहाँ पे होता है ड्रग का मेटाबॉलिज्म? लिवर में। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के लिए जो ऑर्गनमेंट है दैट इज द लिवर। लिवर में एंजाइम्स होते हैं, वो ड्रग को मेटाबोलाइज करते हैं। मेटाबोलाइज करना मीन्स जो ड्रग होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ड्रग को तोड़ देते हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म से अब क्या होता है, जो ड्रग होता है वो वाटर सॉल्युबल बनता है। वाटर सॉल्युबल जब ड्रग बन जाएगा उसके बाद जो है ये सिस्टम में सर्कुलेशन में चला जाता है। नाउ सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद क्या होता है, ये ड्रग थ्रू किडनी जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। मेनली जो ड्रग्स की एक्सक्रीशन है दैट ऑकर्स थ्रू द किडनी। और भी रूट्स है ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स, बट जो मेन होता है दैट इज द किडनी। सो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक ड्रग के साथ ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। वाटर सॉल्युबल किस पर्पज के लिए हो जाता है, सो दैट कि इसकी एक्सक्रीशन हो जाए। सो वी कैन से दैट कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स चार चीजें इन्वॉल्व करती है, दैट इज द ADME, दैट इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये जो चार चीजें हैं दैट कम्स अंडर द फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए अब जो भी ड्रग्स होते हैं, अगर हम एब्जॉर्प्शन का देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन में होता क्या है और कहाँ पे होती है। जब भी हम ओरल रूट के थ्रू ड्रग्स देते हैं तो यूजुअली क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी एब्जॉर्प्शन होती है। सो मेन साइड जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स जो हम ओरल रूट के थ्रू देते हैं दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है, क्योंकि जो इसका सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज मोर। सो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया इज मोर, सो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है। अब कौन से ड्रग्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देखिए एब्जॉर्ब होने के लिए एक ड्रग के लिए इंपॉर्टेंट है अनआयोनाइज्ड होना। सो जो ड्रग्स होते हैं एब्जॉर्ब दैट आर अनआयोनाइज्ड। अब अगर कोई ऐसा ड्रग है दैट इज आयोनाइज्ड तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वी कैन से अनआयोनाइज्ड को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नॉन पोलर, दैट मीन्स कि जिसमें चार्ज ना हो। देखिए जो नॉन पोलर होते हैं दैट आर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल। सो एक ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो ड्रग है दैट नीड्स टू बी लिपिड सॉल्युबल। अब अगर एक्सक्रीशन होगी ड्रग की तो एक्सक्रीट आउट होने के लिए उसका क्या जरूरी बनता है, दैट शुड बी द वाटर सॉल्युबल। ये यहाँ पे डिफरेंस है, राइट।
अब ये जो एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्कुलेशन सही है, जो पेशेंट है वो एनीमिक वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। या साइज़, अगर ड्रग का साइज़ ज़्यादा है तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी। प्लस सॉल्युबिलिटी क्या है ड्रग की, अगर ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है ये कुछ कॉमन से फैक्टर्स है जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इम्पैक्ट करते हैं। सिंपल सा है, ठीक। नाउ एब्जॉर्प्शन से हमें क्या निकल के आता है, दैट इज द बायो अवेलेबिलिटी। देखिए, जब भी हम कोई ड्रग देते हैं थ्रू एनी रूट, ठीक है, एडमिनिस्टर करने के बाद हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया, ठीक। एडमिनिस्टर करने के बाद दो चीज़ें जो है पॉसिबल है। वन इज कि जितना हमने डोज दिया, एज ऑफ इंस्टेंस हमने 100 mg दिए, तो आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो है सर्कुलेशन में ड्रग का 100 mg जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, और या तो 100 mg से कम जाएगा, राइट। सो वंस वी एडमिनिस्टर सम ड्रग थ्रू एनी रूट, तो क्या होगा वहां पे, या तो ये जो ड्रग है वो सारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और उससे कम जो है जितना हमने डोज दिया उससे कम चला जाएगा। सो वी कैन से कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो कितना फ्रैक्शन एक ड्रग का अनचेंज्ड फॉर्म में कहां पे चला गया, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, दैट इज कॉल्ड एज द बायो अवेलेबिलिटी, राइट। देखिए, अब ये जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। वन इज द एब्जॉर्प्शन, सिंपल सी बात है, अगर कोई ड्रग है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो देयर आर द चांसेस कि वो ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सो एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायो अवेलेबिलिटी। कोई ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो ज़्यादा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा, दैट मीन्स उसकी जो है बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेकेंड थिंग इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। देखिए, अगर कोई ड्रग है उस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है तो उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायो अवेलेबिलिटी। और वी कैन से कि अगर किसी ड्रग के साथ ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया तो वो जो ड्रग है उसकी कम कंसंट्रेशन जाएगी इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ अब क्या होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देखिए, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और वी कैन से, देखिए वर्ड मीनिंग की तरफ अगर हम देखेंगे कि जब जो ड्रग है वो फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ऑर्गन के थ्रू पास हो जाता है और उस ऑर्गन में उसको क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, दैट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और वी कैन से कि दिस इज प्री सिस्टमिक एलिमिनेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले ही क्या हो जाता है, ये जो ड्रग है ये एलिमिनेट हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता कहाँ पे है, प्रिडोमिनेटली ये लिवर में होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, प्लस कहाँ पे होता है टू सम एक्सटेंट जो है जो वॉल होती है ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनस, वहां पे थोड़ा बहुत जो है ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अदरवाइज जो प्रिडोमिनेंट ऑर्गन है फॉर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दैट इज द लिवर। देखिए, अब कोई ड्रग है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उन ड्रग्स के साथ होता है जो हम थ्रू ऑरल रूट देते हैं। जब हम ऑरल रूट के थ्रू कोई ड्रग देते हैं तो ये जो ड्रग है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइनस में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है इस ड्रग के साथ, थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन
पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये जो ड्रग है ये कहाँ जाता है, इन द लिवर। तो लिवर में इसको क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और आफ्टर दैट क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद कुछ ड्रग का फ्रैक्शन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, और कुछ जो अमाउंट है इसका दैट गेट इज एलिमिनेटेड। जैसे हमने 100 mg किसी ड्रग का दिया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद, अब एज सच तो 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, लेट अस अज्यूम कि 80 mg जो है इसके एब्जॉर्ब हो गए, और लिवर में मेटाबॉलिज्म हो गया तो वहाँ पे भी 30 mg जो है वह एक्सक्रीट आउट हो गए। तो वी कैन से कि 50 mg जो इसके है वो पहुँच गए इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। ये होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत से ड्रग्स के साथ होता है, और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनमें जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। यूजुअली जो ड्रग्स हम थ्रू आईवी रूट देते हैं और लोकल रूट, उनमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो डिटरमाइन करता है किसी ड्रग का रूट। एज ऑफ इंस्टेंस हम जो है नाइट्रोग्लाइसरीन कहाँ से देते हैं, आईवी रूट के थ्रू देते हैं और सबलिंगुअल देते हैं। अब अगर नाइट्रोग्लाइसरीन हम ओरल रूट के थ्रू देंगे तो इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो फुल हो जाता है, फुल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और वी कैन से कि जो ड्रग नाइट्रोग्लाइसरीन अगर हम ओरल रूट के थ्रू देंगे ये कंप्लीटली मेटाबोलाइज हो जाएगा इन द लिवर, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कुछ नहीं जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए, इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, थ्रू सबलिंगुअल रूट देते हैं, वहां से जाके वो डायरेक्टली अब्जॉर्व हो जाता है इन द ब्लड स्ट्रीम। नाउ यहाँ पे बात हो रही थी कि बायो अवेलेबिलिटी। देखिए अब यहाँ पे हमने थ्रू ओरल रूट दिया, 100 mg दिए, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अगर इसका हो गया तो 50 mg चले जाएंगे। अब कोई ड्रग ऐसा है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, एज ऑफ इंस्टेंस यहाँ पे हम लिवर को बाईपास करेंगे, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो है 80 mg जाएंगे इस ड्रग के इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो वी कैन से कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बायो अवेलेबिलिटी। अब पैट क्वेश्चन कौन सा है कि जो आईवी रूट है, आईवी रूट की बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%, क्योंकि ये वेन यहाँ पे है। जो ड्रग है हम डायरेक्टली देते हैं कहाँ पे, इन द ब्लड स्ट्रीम, और वी कैन से कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली जो है चला जाता है ड्रग। नाउ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, फाइनल साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वहाँ पे जो ड्रग है वो डायरेक्टली चला गया, प्लस जो है इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं हुआ, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या रहेगी ऑफ आईवी रूट, दैट इज द 100%। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं कि कोई ड्रग है, एग्जामिनर पूछेगा कि कोई ड्रग है उसका हमने 100 mg दिया, राइट, और उस ड्रग के 80 mg जो है वह एब्जॉर्ब हो गए। आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि जो ड्रग है उसका 20% जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गया। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद क्या हुआ ड्रग के साथ, ड्रग का 50% सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी। सिंपल सा लॉजिक है, 50% मीनस 50/100, ठीक है, 10/5 दैट इज 1/2, 1/2 इज 0.5। सो जो इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी दैट विल बी 0.5। सो 0.5 इज द फ्रैक्शन, वही हमने पहले बोला था, दैट मीन्स इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये तो हुआ एब्जॉर्प्शन के साथ बायो अवेलेबिलिटी। नाउ यहाँ पे एक और चीज आपको अंडर कंसिडरेशन लेनी है कि जब भी हमें बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, कैलकुलेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, अगर कोई ड्रग है हमारे पास, हमें इसकी बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, दैट इज बी ए मीन्स बायो अवेलेबिलिटी इज AUC oral by AUC IV multiplied by 100। now AUC क्या होता है, दैट इज द एरिया अंडर कर्व,
सो वी कैन से कि हम एक ग्राफ डालते हैं, ठीक है। जो ड्रग होता है वो हम ओरल रूट के थ्रू भी देते हैं और आईवी रूट के थ्रू भी देते हैं। उसके बाद जो कर्व बन जाती है उसके अंदर कितना एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। एज ऑफ इंस्टेंस हम कोई ड्रग दे रहे हैं थ्रू आईवी रूट एंड ओरल रूट। दिस इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, यहाँ से थ्रू दिस एक्सिस, राइट। और यहाँ से जो है हम टाइम ड्यूरेशन लेते हैं। देखिए पहला ड्रग, जब हम ओरल रूट के थ्रू ड्रग देंगे तो जाहिर सी बात है ड्रग को क्या होगा, पहले ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा और उसके बाद जो है ये ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है ये ऐसा बनेगा, राइट। और इफेक्ट वगैरह शो करने के बाद ये जो ड्रग है इसकी एक्सक्रीशन आउट हो जाएगी, राइट। सो ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वगैरह हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसकी पीक कंसंट्रेशन पहुंच गई इन द ब्लड स्ट्रीम, फिर जाके एक्सक्रीट आउट होने लगा, राइट। लेकिन जब हम कोई ड्रग जो है वो आईवी रूट के थ्रू देंगे तो पहले ही उसको क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा में वो पीक पे पहुंच जाएगी। आफ्टर दैट क्या होगा, ड्रग इफेक्ट वगैरह शो करेगा एंड एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये डाउन हो जाएगी, राइट। अब ये जो एरिया है जो अंडर कर्व आता है, दिस एरिया एंड दैट एरिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, ये हमें प्रोवाइड करता है बायो अवेलेबिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं, इसकी फार्मूला बायो अवेलेबिलिटी दैट इज द एरिया अंडर कर्व फॉर ओरल बाय आईवी मल्टीप्लाइड बाय 100। होता कैसे है यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम ओरली देते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन वो स्टेडीली इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पहले ये एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हो जाता है, तब जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। लेकिन जब हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो पहले ही पीक पे पहुंच जाती है, देन स्लोली जो है वो डाउन हो जाती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हमने बोला कि जब भी हम कोई ड्रग देते हैं वो एट द एंड कहाँ जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद अगर ये ब्लड वेसल है, ये कोई वेन है, इसमें अगर ड्रग पहुंच गया, आफ्टर दैट जो ड्रग है, इट इज़ नॉट कि हर एक ड्रग जो है वो एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में चला जाता है या टिश्यूज में चला जाता है, सारे ड्रग्स नहीं जाते, बट जो भी जाते हैं, ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। तो ये जो ड्रग है ये एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में जाएगा और इसके साथ कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इफेक्ट अपना शो करते हैं, देन आफ्टर दैट जो है उनकी फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। देखिए ये जो ड्रग एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में चले जाते हैं ये अपने टारगेट के साथ बाइंड नहीं करते, उसके बाद जो रिमेनिंग रहता है ड्रग यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में वो जाके अपने टारगेट के साथ बाइंड होता है और वो जाके इफेक्ट शो कर देता है। नाउ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या मेजर कर सकते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए अगर हमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करना हो तो हम इसको मेजर करते हैं measured by AVD. Now, what is AVD? AVD is apparent volume of distribution. Apparent volume of distribution. देखिए अब यहाँ पे वॉल्यूम हम ले रहे हैं तो जो यूनिट होगा इसका दैट विल बी लीटर्स। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एवीडी का यूनिट क्या होता है, दैट इज द लीटर। नाउ अब अगर हम बोलेंगे कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम एवीडी से मेजर करते हैं, राइट, दैट मीन्स कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि कोई ड्रग ऐसा है उसका हाई एवीडी है, दैट सजेस्ट्स कि ये जो ड्रग है ये कहाँ पे है, एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में है, राइट। अब कोई ड्रग ऐसा है जिसका लो एवीडी है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसका लो है, दैट मीन्स दिस इज इन इंट्रा
वास्कुलर स्पेस। देखिए जब हम बात करते हैं ना डिजॉक्सिन की, डिजॉक्सिन के रिलेटेड आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ड्रग ऐसा है जहां पे हीमोडायलिसिस इफेक्टिव नहीं रहती है, राइट? तो वहां पे आप आंसर देते हो डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन ही क्यों? देखिए डिजॉक्सिन के साथ क्या होता है, जब हम एडमिनिस्टर करते हैं डिजॉक्सिन को, ये जाके कहाँ जाता है, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में ज़्यादा जाता है, क्योंकि डिजॉक्सिन की एफिनिटी ज़्यादा होती है विद सिकैटल मसल। तो जाहिर सी बात है ये सिकैटल मसल्स के साथ जो है अटैच हो जाता है, और वास्कुलर स्पेस में क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन कम रहती है। सो जब हम हीमोडायलिसिस करेंगे तो क्या ये ड्रग बाहर आएगा, क्या इसका टॉक्सिक इफेक्ट कम होगा? नहीं होगा। दैट इज वाई इन केस ऑफ डिजॉक्सिन हम ये नहीं करते हैं हीमोडायलिसिस। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उसका जो एवीडी होता है, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज हाई, और वी कैन से इन केस ऑफ डिजॉक्सिन देयर इज हाई ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे हम एक चीज याद रखेंगे कि अगर कोई ड्रग है उसका हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में है, और अगर किसी ड्रग का लो एवीडी है दैट मीन्स दिस इज एन इंट्रावास्कुलर स्पेस। ना देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे एवीडी को। एवीडी अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला बनती है डी बाई सी। दैट मीन्स कि डोज ऑफ ड्रग कितना है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितनी है प्लाज्मा में एट टाइम। ठीक है, जब हम ये मेजर करते हैं एट दैट टाइम जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ड्रग की वो कितनी है और डोज कितना दिया हमने। सो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डोज बाय कंसंट्रेशन, राइट? देखिए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एवीडी के लिए फॉर्मूला है डी बाई सी, दैट इज द डोज ऑफ द ड्रग डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं डोज ऑफ ए ड्रग इज इक्वल टू concentration into AVD. So from AVD we can take out the dose of the drug. देखिए अब कोई ड्रग है, इसका जो है हमें डोज निकालना हो, कंसंट्रेशन हमें दी है प्लस अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, तो वो हम निकाल सकते हैं वह। अब कोई ड्रग जो है उसका ज़्यादा एवीडी है। देखिए हाई एवीडी हम कब बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई ड्रग है, ठीक है, ड्रग है, अगर उसकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मोर देन 5 लीटर्स, दैट इज मीन्स कि ये जो ड्रग है दिस इज इन एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस। और अगर लेस देन 5 लीटर्स है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स इट इज इन इंट्रावास्कुलर स्पेस। जो भी ड्रग्स होते हैं अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर से ज़्यादा है दैट मीन्स ये एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में है, और अगर कम है दैट मीन्स दिस इज इन इंट्रावास्कुलर स्पेस। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी कि अगर हमें एवीडी का पता होगा और कंसंट्रेशन पता होगी, वहां पे हम जो डोज है ड्रग का डोज निकाल सकते हैं। प्लस देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है दैट इज द लोडिंग डोज। लोडिंग डोज, देखिए लोडिंग डोज क्या होता है, अब जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में किसी ड्रग की वो हमें इन सम पर्टिकुलर रेंज रखनी है। अगर ये रेंज से बाहर गया तो टॉक्सिसिटी होगी इस ड्रग की, अगर रेंज से कम हो गया दैट मीन्स कि एट दैट टाइम ये अपना इफेक्ट जो है ड्रग शो नहीं करेगा। सो वी हैव टू कीप दिस कंसंट्रेशन इन ए पर्टिकुलर रेंज। उसके लिए हम क्या करते हैं, हाई डोज ऑफ ड्रग देते हैं। हाई डोज ऑफ ड्रग किस पर्पज के लिए, गिवन फॉर ड्रग्स। किन ड्रग्स के साथ ऐसा होता है, विथ हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर ड्रग का हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में होंगे ज़्यादा, तो उनमें क्या करते हैं हाई डोज देते हैं। किस पर्पज के लिए, टू मेंटेन स्पेसिफिक
प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू मेंटेन स्पेसिफिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके हम हाई डोजेज देते हैं, ठीक। किन ड्रग्स के? जिनका हाई वीडी होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो ड्रग का की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में चली जाती है वो इफेक्ट शो नहीं करती है। अगर यहाँ पे हम ड्रग्स का, अगर हमने देखा कि ये जो ड्रग की कंसंट्रेशन चली गई एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में, ये अपना थेरापेटिक इफेक्ट नहीं दिखाता है। इसके बाद जो ब्लड स्ट्रीम में रहता है ड्रग, यही जाके अपने टारगेट्स के साथ बाइंड होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में ज़्यादा ड्रग है, दैट मीन्स इंट्रावास्कुलर स्पेस में कम है। तो अगर कम ड्रग है तो क्या वो अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा? नहीं करेगा। फॉर दैट पर्पस हम क्या करते हैं, हाई डोज देते हैं किसी ड्रग का। किस ड्रग का? जिसका हाई वीडी होगा। हाई वीडी मीन्स वास्कुलर स्पेस में ये ड्रग कम है, टू मेंटेन स्पेसिफिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। प्लाज्मा कंसंट्रेशन किस पर्पस के लिए हमें स्पेसिफिक रखनी है? सो दैट कि ना तो इसकी टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, ना तो इसका इफेक्ट जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। फॉर दैट पर्पस हम ड्रग का जो है लोडिंग डोज बना देते हैं। सो फ्रॉम द अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम ड्रग का लोडिंग डोज निकाल सकते हैं। देखिए, अब अगर लोडिंग डोज हम निकाल सकते हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है और किस पर्पस के लिए हम जो है एक लोडिंग डोज देते हैं। एम क्या होता है लोडिंग डोज का? एम होता है टू अटेन high concentration plasma concentration of a drug in short time। शॉर्ट टाइम में एक ड्रग की हाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लोडिंग डोज देते हैं, राइट। ये तो हुआ अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो इफेक्ट करेंगे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक we can say factors affecting or determining distribution of a drug। क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? लिपिड सॉल्युबिलिटी। देखिए, अगर कोई ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवीडी, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों होता है? बिकॉज इन द इनिशियल आई सेड कि अगर कोई ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे ड्रग हमने दिया, ये एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में चला गया, ठीक है। फिर ये जो ड्रग रहता है यहाँ पे, ये अपने टारगेट के साथ बाइंड हो गया, टारगेट के साथ बाइंड होके वापस वास्कुलर सिस्टम में आ गया, और उसके बाद जो है अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो दैट मीन्स कि दो दफ़ा जो ये ड्रग है, दो दफ़ा कहाँ जाता है? एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में। सो अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा, इसका अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, और वी कैन से कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होगी। सेकंड चीज़ जो मैटर करता है दैट इज़ द फैट कंटेंट। देखिए, फैट कंटेंट, एज आई ऑलरेडी सेड कि जो ड्रग होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहाँ पे? लिवर में होता है, स्केलेटल मसल्स में होता है, और एडिपोज टिश्यू में होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी इंडिविजुअल में फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी ऐसे इंडिविजुअल में। वी कैन से कि अगर कोई ओबेसिटी वाला इंडिविजुअल है, अगर कोई फैटी इंडिविजुअल है, उसका ज़्यादा ईवीडी होगा, और अगर कोई एथलीट होगा, उसका कम एफरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई इंडिविजुअल है दैट इज ओबीस, ठीक है, एंड इन कंपैरिजन टू दैट एक इंडिविजुअल है दैट इज स्किनी और दैट इज एथलीट। एथलीट और ओबीस के बीच में किसको एक पर्टिकुलर ड्रग का ज़्यादा डोज लगेगा? किसको ज़्यादा लगेगा? ओबीस को ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका फैट कंटेंट ज़्यादा है, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में जो ड्रग है वो ज़्यादा है, इंट्रावास्कुलर में लेस रहेगा, सो इफेक्ट कम शो करेगा। तो वहाँ पे हमें कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। फॉर दैट पर्पज हमें क्या देना है? जो ड्रग का डोज देना है इन केस ऑफ ओबीस वो ज़्यादा देना है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एथलीट। इन द सेम वे
सेकंड थिंग कम्स द जेंडर और सेक्स। देखिए, अब वुमेन जो है, वुमेन में फैट कंटेंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मैन। सो इन केस ऑफ फीमेल, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर एज कंपेयर टू द मेल। सो फीमेल में भी एक ड्रग का ज़्यादा डोज लगता है एज कंपेयर टू द मेल। देन एज, विद द एज क्या होता है, जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट गेट्स इंक्रीज्ड। सो विद द एज जो है ड्रग की रिक्वायरमेंट, ड्रग डोज की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। दैट इज द रीजन कि जो चिल्ड्रन वगैरह होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें हम कम डोज देते हैं ड्रग का एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अडल्ट। ये तो हो गया फैट कंटेंट। सो वी कैन से कि फैट कंटेंट अगर किसी का ज़्यादा होगा, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका ज़्यादा होगा। यहाँ से तो एग्जामिनर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। वो कहाँ से पूछ सकता है कि अगर एवीडी ज़्यादा है इसका और ओबेस इंडिविजुअल है उसका, तो उसको ड्रग का डोज जो है वो ज़्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ सिकनी इंडिविजुअल और एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एथलीट। एक और फैक्टर जो है दैट इज द स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग। देखिए, अगर कोई ड्रग है वो स्पेसिफिकली किसी टिश्यू के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है। सो स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डिजॉक्सिन की बात की थी कि डिजॉक्सिन जो है वो स्पेसिफिकली बाइंड हो जाता है, उसको एफिनिटी होती है विद सिकेल्टल मसल्स। सो जब भी हम ये आईवी देंगे तो ये कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में, और सिकेल्टल मसल्स के साथ बाइंड हो जाएगा। तो इसका जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजॉक्सिन विल बी मोर। सो स्पेसिफिक टिश्यू बाइंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन कोमॉर्बिडिटीज। देखिए, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई कोमॉर्बिडिटी है, एज ऑफ इंस्टेंस लिवर फेलियर वाला पेशेंट है, तो लिवर फेलियर वाले को क्या होगा, जो ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पहुंच जाएगी। ज़्यादा कंसंट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी तो ज़्यादा एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में जाएगी। वी कैन से कि कोमॉर्बिडिटी is also directly related to volume of distribution. In the same way, अगर किसी इंडिविजुअल को रीनल फेलियर है तो एक्सक्रीशन नहीं होगी, इसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में ज़्यादा जा सकता है। देन वन मोर फैक्टर इज द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपीबी। देखिए क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जब भी हम ड्रग देते हैं तो कुछ ड्रग्स के साथ क्या हो जाता है, वो बाइंड हो जाते हैं टू द प्लाज्मा प्रोटीन। किस किस प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, या तो वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होते हैं और एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं। नाउ कौन से ड्रग्स एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, जो बेसिक होते हैं, और एल्ब्यूमिन के साथ कौन से ड्रग्स बाइंड हो जाते हैं, जो एसिडिक होते हैं। सिंपल है, यहाँ पे एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है तो बेसिक ड्रग इनके साथ बाइंड हो जाएंगे, यहाँ पे एसिडिक ड्रग्स है तो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाएंगे। नाउ अगर कोई ड्रग है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, सिंपली ड्रग का बाइंड होना विद प्लाज्मा प्रोटीन। अब यहाँ पे दिस इज द वेसल, यहाँ पे ड्रग है, दिस इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। अगर ये बाइंडेड है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, नॉर्मली जो है प्लाज्मा प्रोटीन वास्कुलर स्पेस से जो है बाहर नहीं आते हैं, राइट। तो ये जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन द एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस दैट विल बी लेस। सो वी कैन से कि जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लो, क्योंकि जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स। ये तो हो गया प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक और चीज यहाँ से क्या निकल के आती है कि अगर कोई ड्रग है उसका हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, कैन वी से
दैट ड्रग विल बी लॉन्ग एक्टिंग। सिंपल सी बात है। एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में ज़्यादा जाता था और वी कैन से कि रिडिस्ट्रीब्यूशन होती थी ड्रग की, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, दैट विल बी वेरी शॉर्ट एक्टिंग। लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका कम है, ब्लड स्ट्रीम में ज़्यादा रहता है और वी कैन से कि हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, तो ये जो ड्रग्स होंगे दैट विल बी लॉन्ग एक्टिंग। सो जिन ड्रग्स की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होती है वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। देन कम्स द ड्रग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग कहाँ पे होता है, प्रोडोमिनेंटली इन द लिवर। क्या होता है ड्रग के साथ, देखिए ड्रग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और ये जो ड्रग है ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है और पोलराइज्ड बन जाता है और आयोनिक बन जाता है। उससे क्या होता है, ये जो ड्रग है ये एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू फ्रॉम द बॉडी इजीली। देखिए जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है ये दो फेजेस में हो जाता है। एक तो होती है फेज 1 रिएक्शन, ठीक है, फेज 1। दूसरा होता है फेज 2। देखिए फेज 1 में क्या होता है कि जो ड्रग लिवर में पहुंच जाता है, ड्रग का ब्रेक डाउन हो जाता है, वन थिंग। सेकंड, देखिए जो ड्रग है उसका ब्रेक डाउन हो गया। अब ये जो ड्रग है जिसका ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है, इस ड्रग को ये इनएक्टिवेट हो जाता है। ड्रग इज इनएक्टिवेटेड, राइट। सो फेज 1 में क्या होता है, जब ड्रग लिवर में पहुंच जाता है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक डाउन जो ड्रग है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। प्लस इस ड्रग का क्या होता है, ड्रग के साथ अटैच हो जाता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है विद द ड्रग। देखिए यहाँ पे एक चीज जो है वो आपको जहन में रखनी है कि अगर ड्रग बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन इनएक्टिवेट हो जाता है, जो प्रो ड्रग्स होते हैं वो तो ऑलरेडी जो है उनका क्या होता है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। सो जो एक्टिव ड्रग्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं और प्रो ड्रग्स का क्या सीन होता है, उनको कुछ भी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखनी है प्रो ड्रग्स की। कौन कौन से प्रो ड्रग्स होते हैं जो टिपिकल प्रो ड्रग्स है, सारे एस इनहिबिटर्स जो हम हाइपरटेंशन वगैरह में देते हैं, सारे एस इनहिबिटर्स एक्सेप्ट Cl, that is the captopril and lisinopril। कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल को छोड़ के जो भी एस इनहिबिटर्स है, जैसे इनैलप्रिल है, रामाप्रिल है, ठीक है, वो क्या है, सारे दैट आर द प्रो ड्रग्स, राइट। प्लस लेवोडोपा, ये कॉमन है, सबको पता होगी। एंड एसाइक्लोविर, एसाइक्लोविर भी क्या होता है, प्रो ड्रग होता है। प्लस प्रोग्वानिल, ठीक है, दैट इज द लैब। सो सारे एस इनहिबिटर्स लिसिनोप्रिल और कैप्टोप्रिल को छोड़ के, प्लस लेवोडोपा होता है, एसाइक्लोविर होता है और प्रोग्वानिल होता है, ये जो सारे ड्रग्स होते हैं दैट आर प्रो ड्रग्स और इनएक्टिवेटेड ड्रग्स। इनको क्या होता है, इनका ब्रेक डाउन नहीं होता है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इनएक्टिवेटेड होते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे सेकंड थिंग क्या होती है, एक तो जो ड्रग है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन जो ड्रग है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। प्लस ड्रग के साथ क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है और ऐड हो जाता है। देन ये सारा कॉम्प्लेक्स का एंटर होता है इन द फेज 2। फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 को हम कंजुगेशन बोलते हैं। फेज 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंजुगेशन। सिंपली क्या होता है, जो यहाँ पे ये ड्रग था प्लस फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ एडेड था, उसके साथ एक कंजुगेट ऐड हो जाता है और इस कंजुगेट का क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है।
राइट। अब अगर इसका नेगेटिव चार्ज है, सो ओवरऑल जो ड्रग प्लस कंजुगेट है प्लस फंक्शनल ग्रुप, ये जो सारा कॉम्प्लेक्स है ये क्या बना, चार्जड और आयोनाइज्ड। यही तो हमारा गोल होता है कि जो ड्रग है वो आयोनाइज्ड बने, और जो आयोनाइज्ड होते हैं जाहिर सी बात है दैट आर वाटर सॉल्युबल, सो दैट कि इसका क्या होगा, लेटर ऑन ये एक्सक्रेट आउट हो पाएगा बॉडी से। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म जो है वो दो फेजेस में होता है। फेज फर्स्ट में जो ड्रग है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और ड्रग जो है इनएक्टिवेट हो जाता है। आफ्टर दैट जो ड्रग है दैट गेट्स बाइंड विथ फंक्शनल ग्रुप, और ये जो ड्रग प्लस फंक्शनल ग्रुप है ये फेज सेकंड में जाते हैं। फेज सेकंड को हम कंजुगेशन बोलते हैं। कंजुगेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ड्रग प्लस फंक्शनल ग्रुप के साथ एक कंजुगेट अटैच हो जाता है दैट इज द नेगेटिवली चार्जड, और उससे क्या होता है, ये जो ड्रग और फंक्शनल ग्रुप का कॉम्प्लेक्स होता है ये आयोनाइज्ड बनता है, और वी कैन से कि ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है। दैट इज द पर्पस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ये जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है, अब इसमें क्या होता है कि फेज वन में भी कुछ रिएक्शंस होते हैं और फेज टू में भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। सो कमिंग टू फेज वन रिएक्शंस, देखिए जो फेज वन रिएक्शंस होते हैं दैट इज द, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है रिएक्शंस का, और वी कैन से कि एक सेट ऑफ रिएक्शंस होता है फेज वन में, ठीक है। और ये जो सारी रिएक्शंस है इनको एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जो है वो कंट्रोल करता है, दैट इज साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स। ये क्या होते हैं, दीज आर माइक्रोसोमल एंजाइम्स। माइक्रोसोमल एंजाइम्स किनको बोलते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सबने इसके बारे में सुना होगा। सो जो यहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं दैट आर कॉल्ड एज द माइक्रोसोमल एंजाइम्स। और ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स कौन से हैं, साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है जो फेज वन रिएक्शन को क्या करते हैं, इसको फोस्टर करते हैं, और वी कैन से कि इसको होने देते हैं, ठीक। सो साइटोक्रोम P450 क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है। इनमें से अगर ज्यादा स्पेसिफिक पूछेगा एग्जामिनर तो दैट विल बी CYP3A4, यहां तक नहीं जा सकता है बट इतना पूछ सकता है। साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है दैट हेल्प इन फेज वन रिएक्शन। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन है, एज ए ऑलरेडी सेड यू, कौन कौन सी रिएक्शन है, दैट इज द ऑर्चर्ड, ठीक है, ORCHAD, ठीक है। ऑर्चर्ड जो है दैट इज द न्यूमोनिक, ठीक। तो क्या क्या आता है इसमें, फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन, एक तो होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है, देन रिडक्शन, देन साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, एलिफैटिक, ये सारी केमिस्ट्री है, ठीक है, एंड एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, एंड देन डीएमाइनेशन। याद कैसे रहेगा, ऑर्चर्ड याद रखना है कि फेज वन की जो रिएक्शन है उनका निमोनिक है ऑर्चर्ड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीएमाइनेशन। जो मोस्ट कॉमन है इनमें से दैट इज द ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि अब ऐसा नहीं है कि हर एक ड्रग के साथ ये जो 6 की 6 रिएक्शन है ये हो जाए, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि मोस्ट कॉमन फेज वन रिएक्शन क्या है तो दैट विल बी द ऑक्सीडेशन। और ये जो सारी है दैट आर द माइक्रोसोमल रिएक्शंस, और वी कैन से कि इनमें माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इन दैट देयर प्रेजेंस ये रिएक्शंस हो जाती है। देन फेज टू, फेज टू में कौन सी रिएक्शंस आते हैं, फेज टू में आते हैं GAMS। नाउ जी में क्या आता है, 3 रिएक्शंस आते हैं, दैट इज ग्लूकोरिनेशन,
ठीक है, देन ग्लूटाथियोनाइलेशन एंड ग्लाइसिनेशन। नाम याद नहीं रहेंगे, बट एट लीस्ट इतना याद रखना है कि इसका न्यूमोनिक GAMS है। ठीक है, तो जी से फिर जो भी रिएक्शन आपके पास आएंगे तो उनको आप नेम दे सकते हो। देन अगर इसमें भी मोस्ट कॉमन पूछेगा, दिस इज द एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड सल्फेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, कंजुगेट्स ऐड होते हैं, जैसे स्टाइलेशन में एस्टाइल ग्रुप जो है अटैच हो जाता है, मिथाइलेशन में मिथाइल ग्रुप, सल्फेशन में सल्फेट ग्रुप। तो ये जो तीन है लास्ट के तीन, दैट आर नॉन माइक्रोसोमल, दैट मीन्स कि इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, लेकिन इन तीन में इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रॉम द फेज फर्स्ट रिएक्शन। फेज टू में अगर याद रखोगे, इतना ही याद रखना है कि जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज मोस्ट कॉमन, वहां पे भी मोस्ट कॉमन है, दैट इज द ऑक्सीडेशन। अब इंपॉर्टेंस क्या है इन माइक्रोसोमल एंजाइम्स को पढ़ने की, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है। माइक्रोसोमल एंजाइम से जो है सारा खेल निकल के आता है। देखिए कैसे, अब कोई ड्रग दिया, ठीक है, या तो ये ड्रग इंड्यूसर होगा या फिर ये ड्रग जो है इनहिबिटर होगा। किनका, माइक्रोसोमल एंजाइम्स का। देखिए अगर कोई ड्रग माइक्रोसोमल एंजाइम्स का इंड्यूसर है, दैट मीन्स ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स की एक्शन को बढ़ा देता है, और वी कैन से कि ये जो अवेलेबल ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। अब अगर किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, दैट मीन्स कि वो जो ड्रग है वो ज़्यादा इनएक्टिवेट हो जाएगा और प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन कम जाएगी, और वी कैन से कि ड्रग फेलियर होगा। सो जो भी ड्रग्स एंजाइम माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं दैट कॉज द ड्रग फेलियर। सो जो इंड्यूसर्स होते हैं दैट कॉज ड्रग फेलियर। इन द सेम वे अगर कोई माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट हो गए तो ड्रग का जो ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा। अगर मेटाबॉलिज्म कम होगा दैट मीन्स ड्रग की ज़्यादा कंसंट्रेशन जाएगी इन द ब्लड स्ट्रीम, और वी कैन से कि टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा है इस ड्रग के। सो नटशेल पे समरी क्या है कि अगर कोई ड्रग माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है, वो दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलिज्म उसका इंक्रीज होगा तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम होगी, तो ड्रग फेलियर के चांसेस है, और वी कैन से कि वो जो ड्रग ऑलरेडी अवेलेबल है वो काम नहीं करेगा, उसका इफेक्ट लेस होगा, राइट। देन एंजाइम इनहिबिटर अगर कोई होगा, माइक्रोसोमल एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा सही से ड्रग का, कंसंट्रेशन ब्लड में उस ड्रग की इंक्रीज हो जाएगी, तो टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा है। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अब कौन से ड्रग्स ऐसे होते हैं दैट आर माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर्स, और कौन से ड्रग्स होते हैं दैट आर माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इंड्यूसर्स फेलियर करवाते हैं, इनहिबिटर्स टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं कंसेप्ट आपको जहन में रखना है, राइट। अब कौन से होते हैं इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, उसको हम कैसे याद रखेंगे, ग्रैब पीसी। देखिए जी मीनस ग्रीसियो फ्लूविन, ग्रीसियो फ्लेविन। देन आर मीनस रिफाम्पिसिन। देन ए मीनस अल्कोहल, बी मीनस बेंजपायरीन। देन पीसी, पी मीनस फेनेटोइन और फिनोल्फथालीन।
barbiton or phenobarbital. Then C means CBZ, that is carbamazepine. देखिए ये जो ड्रग्स है दैट आर माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिटर्स। दैट मीन्स कि अगर ये ड्रग किसी और ड्रग के साथ हम देंगे तो वहां पे क्या होगा, ड्रग फेलियर होगा। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कोई पेशेंट है ऑन द ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, उस पेशेंट को हमने दिया रिफाम्पिसिन, तो वहां पे क्या होगा, देयर ऑकर्स द ओसीपी फेलियर। ओसीपी फेलियर क्यों होता है, क्योंकि ये जो रिफाम्पिसिन है दैट इज द माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर। माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर है तो ओसीपी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, ओसीपी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इसकी जो है प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कम होगी तो ओसीपी फेलियर वहां पे हो जाएगा। देन कम्स द सेकंड ग्रुप दैट इज द एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स के साथ क्या होता है, अपोजिट हो जाता है और वी कैन से कि टॉक्सिसिटी होती है। कैसे याद रखेंगे, क्विक वेज डिनर, आपने ग्रैब किया पीसी को एंड आफ्टर दैट यू वेंट फॉर क्विक वेज डिनर। नाउ व्हाट डज दैट क्विक मीन, क्यू यू मीन्स क्विनिडीन, ठीक है। देन आइसोनाइजाइड, आई, सी मीन्स सिमेटिडीन और सिप्लॉक्स, ठीक है, दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सिन। देन के मीन्स कीटोकोनाजोल, देन वी मीन्स valproate, E means erythromycin, G means grapefruit juice, and D means diethyl carbamazine, ठीक है, डाइएथाइल कार्बामेजिन, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, दीज आर द एंजाइम इंड्यूसर्स, और इस ये जो ड्रग्स है दैट आर द एंजाइम इनहिबिटर्स। सो जब भी ऐसे ड्रग्स हम किसी और ड्रग के साथ देंगे तो देयर आर द चांसेस कि टॉक्सिसिटी जो है वो ड्रग की बढ़ जाएगी। अब आपको एग्जामिनर पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो जाके क्या करेगा, दैट विल कॉज द टॉक्सिसिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो अगर कोई एज ऑफ इंस्टेंस यहाँ पे जो है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कोई पेशेंट जो है उसको हमने डिजॉक्सिन दिया है, तो इनमें से कौन सा ड्रग ऐसा है, इन ग्रुप्स में से कोई भी ड्रग दिया होगा तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ाएगा। यूजुअली क्या होता है जब हम क्विनिडीन देते हैं, क्विनिडीन क्या करता है, डिजॉक्सिन के टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिटर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक। इन द सेम वे अगर किसी पेशेंट को हम एरिथ्रोमाइसिन देते हैं, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन के साथ हम जो है थियोफाइलिन देते हैं, तो एरिथ्रोमाइसिन क्या करेगा, थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, ठीक। सो नटशेल में जो समरी है दैट इज कि जो एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं वो इफेक्ट रिड्यूस करते हैं, और जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टॉक्सिसिटी जो है उसको बढ़ा देते हैं। नाउ कमिंग टू फाइनल थिंग दैट इज द ड्रग एलिमिनेशन। देखिए जो ड्रग्स होते हैं वो मेनली जो है थ्रू किडनी एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। सो आपसे एग्जामिनर पूछेगा मोस्ट कॉमन ऑर्गन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, दैट इज द किडनी। देन कुछ ड्रग्स थ्रू लिवर एलिमिनेट हो जाते हैं, और कुछ ड्रग्स थ्रू लंग्स और ब्रेस्ट मिल्क एलिमिनेट होते हैं, स्वेट थ्रू एलिमिनेट होते हैं, और सलाइवा के थ्रू।
देखिए सलाइवा के थ्रू कुछ रेयर ड्रग्स है जो जिनकी एलिमिनेशन होती है। कौन से ड्रग्स? 3 ही ऐसे है, दैट इज द LTP, L means the lithium, T means the थियोफाइलिन एंड P means the फेनेटोइन। ये जो 3 ड्रग्स है ये कहाँ से एलिमिनेट होते हैं? थ्रू द सलाइवा। रेयर ड्रग्स है, रेयर रूट के थ्रू एलिमिनेट होते हैं, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल है, लिथियम, थियोफाइलिन एंड फेनेटोइन। याद कैसे रख सकते हैं? थ्रू LTP। तो जो मेन ऑर्गन है फॉर एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग दैट इज द किडनीज। ठीक है, तो किडनीज में क्या होता है? थ्रू ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? उसके थ्रू ड्रग्स जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। कितने? जस्ट 20%। ठीक है, यहाँ से जो है दिस इज द बोमेनस कैप्सूल, ठीक है, दिस इज द ग्लोमेरुलस। तो यहाँ से जब ब्लड आ जाता है तो थ्रू द फिल्ट्रेट जो है ये पास हो जाते हैं इन द लूप। देन जो मेन है 80% ऑफ द ड्रग्स वो कैसे एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं? थ्रू ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है? ये जो यहाँ से इफेरेंट जो है आर्टीरियोल ये वाइंड अप करती है टू दिस लूप। उसके बाद जो है ड्रग्स जो है डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं इन दिस लूप थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो जो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है दैट इज थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, लेकिन जो एक्सक्रीशन होती है, एक्सक्रीशन ड्रग्स की थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ऑर्गन पूछेगा तो किडनी आंसर जाएगा, और देन उसके बाद अगर डिटेल में जाएगा तो मोस्टली कहाँ कैसे होते हैं? थ्रू ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन से 80% ऑफ द ड्रग जो है वो क्या हो जाते हैं? दैट आर एक्सक्रीटेड आउट। अब यहाँ पे क्यों होता है 20% तो फिल्ट्रेशन क्यों होते हैं? देखिए जो ड्रग्स फ्री होते हैं दैट आर नॉट बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो इजीली पास हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ से पास नहीं होते, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से इंड्यूस हो जाएगी फिर इन द लूप ऑफ हेनली। ये तो हुआ ड्रग का एलिमिनेशन। यहाँ से एलिमिनेशन की जो रेट होती है दैट इज द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, RDE, रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। कैसे निकालते हैं? प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है इनटू क्लियरेंस। दैट मीन्स कि किडनीज जो है वो कितनी इफेक्टिवली इस ड्रग को क्लियर आउट करते हैं। ठीक, तो यूनिट अगर देखेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? mg/ml। और क्लियरेंस का क्या यूनिट होता है? दैट इज ml/hour। यहाँ से ml कैंसिल हो गया तो mg/hour जो है वो यूनिट बनेगा किसका? रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। देखिए यहाँ से ही जो है इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग जो है एलिमिनेट होगा। कहाँ से? एलिमिनेटेड पर आवर फ्रॉम द बॉडी। पर आवर कितना ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी, दैट इज द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। सिंपल है। ठीक, अब ये जो ड्रग्स है ये दो तरह से जो है एलिमिनेट हो जाते हैं, और वी कैन से कि दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो ये फॉलो करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? दैट इज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले पता होनी चाहिए कि हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं एक ड्रग का, और टी हाफ ऑफ ड्रग क्या होता है। देखिए टी हाफ ऑफ ड्रग क्या होता है कि ड्रग को कितना टाइम लगेगा अपनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को 50% करने में और हाफ होने में। सो हाफ लाइफ इज टाइम टेकन by a drug or for a drug to decrease its PC, that is the plasma concentration by 50%। एक ड्रग को जब हमने वो एडमिनिस्टर किया उसको कितना टाइम लगेगा, कितना हाफ होने में और 50% होने में, दैट इज द टी हाफ। राइट, देखिए अगर मैंने 100 mg दिया किसी ड्रग को, इसको आधा होने में 50% होने में दैट मीन्स 50 mg होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टी हाफ।
देखिए अब क्या होगा कि अगर कोई ड्रग है उसका फर्स्ट टी हाफ जैसे इसी ड्रग का हम लेते हैं, इसी ड्रग का फर्स्ट टी हाफ 1/2 फर्स्ट टी हाफ अगर जब इसका फर्स्ट टी हाफ होगा तो ये कितना पहुंचेगा 50% इसका जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और ये जाके कहाँ पे पहुंच जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन जो रहेगी वो रहेगी 50%। अब 50% का क्या होगा, ये आधा हो जाएगा। दैट मीन्स कि सेकंड टी हाफ में ये जो ड्रग है ये कितना एलिमिनेट होगा 50 पर प्लस 25 75%, क्योंकि 50% का एक तो ये ओरिजिनल रही 50% कंसंट्रेशन इसकी, प्लस ये जो है इसका 50% दैट इज 25। देन थर्ड टी हाफ में कितनी कंसंट्रेशन इसकी एलिमिनेट होगी, ये 75 प्लस 25 का आधा दैट इज 12.5%। सो कितना एलिमिनेट होगा 87.5। देन फोर्थ टी हाफ में क्या होगा 87.5 और 12.5 का हाफ दैट इज 6.25 दैट इज 93.75। देन फिफ्थ टी हाफ में 93.7 और इसका आधा दैट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3 दैट इज 97%। सो कैन वी से कि एक ड्रग को कंप्लीटली एलिमिनेट होने में कितने टी हाफ्स लगते हैं, 4 से 5 टी हाफ्स, 4 to 5 टी हाफ्स आर रिक्वायर्ड। एक ड्रग को एलिमिनेट होने में कितने टी हाफ लगते हैं, 4 से 5। ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिक क्या जाएगा, 5 विल बी द मोस्ट स्पेसिफिक आंसर। तो अगर टी हाफ का इतना जो है डिस्क्रिप्शन याद नहीं रखेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि एक ड्रग को थ्रू द किडनी एलिमिनेट होने में 4 से 5 टी हाफ की हमें ज़रूरत पड़ती है। टी हाफ की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए टी हाफ जो है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, और एक तो ये हुआ कि टी हाफ से हमें पता चलेगा कि कितने टी हाफ्स हमें रिक्वायर होते हैं एक ड्रग को कंप्लीटली एलिमिनेट करने में, प्लस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, हम इससे कैलकुलेट करते हैं डोजिंग रेट। दैट मीन्स कि जो ड्रग है वो किस रेट से हमें देना है, और वी कैन से कि फ्रीक्वेंसी हमें ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इससे निकलती है। एज ऑफ इंस्टेंस आई विल टेल यू कि कोई ड्रग है उसका टी हाफ है 12 आवर्स, तो ये जो ड्रग है अगर इसका टी हाफ 12 घंटे है तो कितने टाइम में दोगे, दिन में 2 बार 24 आवर्स में ये बीडी देना है। अब कोई ड्रग है ऐसा 24 आवर्स है इसका टी हाफ, तो ये ओडी देना है। इन द सेम वे अगर टीआईडी देना है तो इसका टी हाफ जो है दैट विल बी 6 आवर्स, ठीक है, दैट विल बी 8 आवर्स, ठीक। तो अगर क्यू आई डी तो वहाँ पे 6 आवर्स इसका टी हाफ होगा। अगर किसी ड्रग का दिया है कि उसका टी हाफ जो है दैट इज 6 आवर्स, तो हाउ फ्रीक्वेंटली ये ड्रग देना है, 6 4 24 दैट मीन्स ये हमें क्यू आई डी देना है, 4 टाइम्स ए डे देना है। देन कम्स द काइनेटिक्स ऑफ व्हाट, काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ठीक। तो ये जो है काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी ड्रग्स होते हैं, जैसे हमने अभी कहा कि हम ऑर्डर देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है इन केस ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, और ड्रग्स जो है वो कौन सा एलिमिनेशन जो है कौन से काइनेटिक मेथड के थ्रू वो कौन सा काइनेटिक मेथड वो फॉलो करते हैं। तो फॉर दैट पर्पज जो काइनेटिक्स होती है ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इट इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स किसकी, ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सबने जो है 11th 12th पढ़ा होगा, वहाँ पे जो है ये काइनेटिक रिएक्शंस जो हमें थी वहाँ पे। तो क्या होता है इनके सब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, देखिए अगर फार्मूला को लेंगे दैट इज द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन दैट इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू क्लियरेंस। नाउ अगर कोई ड्रग है इसका डोज जो है दैट इज कांस्टेंट, डोज इज कांस्टेंट, तो क्लियरेंस क्या होगी इसकी,
क्लियरेंस भी कांस्टेंट होगी। कॉन्स्टेंटली आप कोई ड्रग देते हो, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली जो है उसकी क्लियरेंस हो जाएगी। ये सिंपल लॉजिक है। देन अब जो है यहाँ पे क्या है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जो है, अगर यहाँ पे आर डी ई इज इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इसको क्या पावर चढ़ेगा, जीरो, ठीक है, बिकॉज ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, मल्टीप्लाइड बाय दिस कांस्टेंट, ठीक हो। सो एनीथिंग जिसका रेज्ड पावर जीरो हो दैट इज वन एंड टू कांस्टेंट। सो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो ड्रग्स फॉलो करते हैं उनकी रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो जो ड्रग्स फॉलो करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स उनकी रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट होती है। अगर इतना याद नहीं रखोगे ये मैथमेटिकल पोर्शन, बट इतना जहन में रहना चाहिए कि रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स इज कांस्टेंट। उसका क्या मतलब है कि जो ड्रग है, ड्रग का कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज eliminated per hour in from body, ठीक है, इन जीरो ऑर्डर। सो जीरो ऑर्डर में क्या है, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। देखिए अब कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। इस चीज को अंडर कंसिडरेशन लेते हुए एज ऑफ इंस्टेंस कि अगर कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल ये ड्रग ए है, ठीक, ये जो ड्रग है ये फॉलो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। हमने इस ड्रग का क्या किया, 100 mg दिए इस ड्रग के, राइट। अब ये जो ड्रग है ये रिमूव हो रहा है किस रेट से, 20 mg पर आवर इस ड्रग के जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ अगर इसके 20 mg एलिमिनेट हो गए तो कितना रहेगा, 80 mg। अगर इसकी रेट ऑफ एलिमिनेशन कितनी है, 20 mg पर आवर, दैट मीन्स कि 1 आवर में कितना हो जाएगा ये ड्रग, 80 mg रह जाएगा। देन दूसरे आवर में कितना रहेगा ये, 60 mg। और देन अगर ये हमें 60 mg से कहाँ ले जाना है, टू 50 mg, तो वहां से 10 mg ही एलिमिनेट होगी, लेकिन कितने टाइम में, ठीक, हाफ एन आवर में, 0.5 आवर्स। सो 100 mg से 50 mg पहुंचने के लिए दैट मीन्स टी हाफ यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगा इसको, 2.5 आवर्स, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, जो ड्रग है उसका डोज बढ़ाएंगे। 200 mg हमने लिया इस ड्रग का। सो पहले घंटे में अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन सेम है, 180 mg पहुंचने में 1 आवर लगा, ठीक है, 160 पहुंचने में कितने कितने आवर्स लगे, एक और आवर लगा। देन 140 1 आवर, देन 140 से 120 एक और आवर लगा इसको, 120 से 100 mg पहुंचने में एक और आवर लगा इसको। तो कितने आवर्स लगे इसको, 1 2 3 और 4 आवर्स लगी इसको। सो अब इसका जो टी हाफ है दैट इज 4 आवर्स। सो जब हमने इस ड्रग का डोज इंक्रीज किया, हाफ लाइफ का क्या हो गया, हाफ लाइफ गेट्स इंक्रीज। हाफ लाइफ इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स कि ये जो ड्रग है अब ये ज्यादा टाइम कहाँ रहता है, सर्कुलेशन में रह जाता है। सो कंक्लूजन क्या है कि अगर डोज जो है वो इंक्रीज करेंगे किसी ड्रग में, कौन सा ड्रग, जो फॉलो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को, हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है, हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। देखिए अगर हाफ लाइफ इंक्रीज हो गया दैट मीन्स जो ड्रग है वो सर्कुलेशन में ही है। अगर सर्कुलेशन में ड्रग रहता है तो ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाती है। नटशेल में हम इतना बोलेंगे कि अगर कोई ड्रग ऐसा है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, जब उसका डोज हम इंक्रीज कर देते हैं, इसकी क्या होती है,
ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाती है, राइट। देन देयर कम्स द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सो सेम थिंग, डोज कांस्टेंट, ठीक है, डोज इज कांस्टेंट, राइट। सो RDE क्या होगा, दैट विल बी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनटू क्लियरेंस। नाउ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को पावर चढ़ेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय क्लियरेंस, सो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन विल बी PC इंटू क्लियरेंस को क्या लेंगे हम, कांस्टेंट लेंगे, और वी कैन से कि जो रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कितनी रेट होगी ये डिपेंड करेगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी होगी, और वी कैन से कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड है पर आवर फ्रॉम बॉडी दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। कितना अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा पर आवर, ये डिपेंड करेगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता था, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाता था फ्रॉम द बॉडी पर आवर। अब कांस्टेंट अमाउंट जो है वो एलिमिनेट हो जाता था। अब अगर हमने डोज जो है वो बढ़ा दिया, वहां से कांस्टेंट अमाउंट निकल रहा है तो ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग कितना एलिमिनेट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल कि कोई ड्रग है वो 20% जो है पर आवर एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम कोई ड्रग लेते हैं, एक्स कोई ड्रग है, ठीक है, वो 20% पर आवर कंसंट्रेशन के साथ एलिमिनेट हो जाता है, तो वहां से हमें पता है कि ये जो ड्रग है ये क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अगर हमने इस ड्रग के 100 mg दिए, 20% रिड्यूस हो गए, दैट मीन्स 80 mg पहुंच गया, तो कितना टाइम लगा, 1 आवर, ठीक है, 20% इसके एलिमिनेट हो गए। अब रहा 80 mg, तो 60 mg इसके जो रिड्यूस हो जाएंगे, और 20% 60 mg रहेंगे इसके, उनको टाइम लगेगा 1 more hour, क्योंकि पर आवर दिया है, और 60 को 50 mg पहुंचने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल कितना टाइम लगेगा हमें, 3 आवर्स, दैट मीन्स कि इसका जो टी हाफ है दैट इज 3 आवर्स। नाउ अब अगर 200 mg हमने इस ड्रग के दिए, तो 20% इसका रिड्यूस हो जाएगा तो 160 रह जाएगा, ठीक है, 20% इसका रिड्यूस होगा तो 128 रह जाएगा, ठीक, और यहाँ पे अगर इसका 20% रिड्यूस होगा तो 100 mg रह जाएगा, राइट। देखिए अब 200 mg से 100 mg पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, 3 आवर्स। सो वी कैन से कि हाफ लाइफ जो है इसका, हाफ लाइफ जो है इसका, हाफ कंसंट्रेशन पहुंचने में कितना टाइम लगा, जो टाइम लगा 3 आवर्स यहाँ भी लगे हमें और यहाँ पे भी 3 आवर्स लगे, तो ये कांस्टेंट है, हाफ लाइफ इसका कांस्टेंट होगा इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो यहाँ पे समरी क्या है, समरी इज कि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स नो ड्रग एक्यूमुलेशन ऑकर्स, नो ड्रग एक्यूमुलेशन ऑकर्स। तो नेट में अगर हम देखेंगे कि कुछ ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है फॉलो करते हैं। इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ड्रग एक्यूमुलेशन होती है जब हम डोज बढ़ाते हैं, लेकिन जो ड्रग्स फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स उनमें एक्यूमुलेशन नहीं होती है। और मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या फॉलो करते हैं, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जीरो ऑर्डर कौन फॉलो करते हैं, जीरो ऑर्डर कौन से ड्रग्स फॉलो करते हैं, जीरो ATP। अगर किसी को जीरो ATP होगा तो दैट विल बी वीक। ए मीन्स अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। देन
थियोफाइलिन और टॉलब्यूटामाइड, देन फेनेटोइन एंड वारफेरिन। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, थियोफाइलिन फॉलो करता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फेनेटोइन फॉलो करता है और वारफेरिन फॉलो करता है। जब हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो इनमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ड्रग एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, स्पेसिफिक ड्रग्स है। अल्कोहल को छोड़ के, अल्कोहल एज सच हम एज ड्रग यूज़ नहीं करते हैं। अल्कोहल, थियोफाइलिन, फेनेटोइन एंड वारफेरिन, ये जो है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। अदरवाइज जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स है दैट फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द ड्रग एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो मोटी मोटी चीजें हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस फार्माकोकाइनेटिक्स वो आपको अंडर कंसिडरेशन लेनी है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ड्रग्स ऑफ द नर्वस सिस्टम की,